एसपी पढ़ाए थे, एसिटिलीन मॉलिक्यूल के बारे में बात हुई थी, है ना। अब आगे sp2 करना है ना। चलो देखो बेटा इधर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp2 का मतलब होता है किसी भी एटम का एक s और 2 p मिले और मिलकर के 3 sp2 ऑर्बिटल बना दे। अब आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 होंगे तो एक ऑर्बिटल ऐसा अगर है, आवाज जा रही पीछे, अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है, जरा देखो तो ये आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं एक लाइन कहीं था, लाइन नहीं दिख रहा ना। हाँ देखो, अगर मान लो एक s और 2 p मिला के 3 sp2 ऑर्बिटल है, जब sp था तो 360 पे दो को डिवाइड करते थे, दोनों को 180 पे रखते थे। अब sp2 है, 360 को 3 से डिवाइड करोगे और तीनों को 120 पे रखोगे ना। तो अगर 120 पे तीनों को रखते हो तो एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल ऐसे आएगा। क्यों भाई? बस sp2 का ये मतलब होता है। sp2 का मतलब होता है कि किसी भी एटम में अगर एक s और 2 p को मिलाएं और 3 ऑर्बिटल 120 पे रख दें तो उसका मतलब हो गया sp2। अब एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। एग्जांपल 1, ये देखो BH3, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में होता है 1s2 2s2 2px1, और बोरॉन को अगर 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 अनपेयर्ड होने चाहिए, तो एक्साइटेड होएगा और ये क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 होगा। बोलो होगा। एक्साइटेड होने के बाद इसके तीनों ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे और आपस से मिलकर मतलब इंटरमिक्स होंगे और मिक्स होकर के इसे 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। और जब इस तरह से 3 ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये और ये ऐसे बना लेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन आकर के इनके साथ बॉन्डिंग करेगा। ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है तीनों ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं तीनों एक तरह के ऑर्बिटल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हाइड्रोजन लाएंगे हम ये वाला और एक एक s ऑर्बिटल लाके यहाँ बॉन्डिंग कर देंगे। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लाके बॉन्डिंग कर देंगे और इस तरह से BH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बोरॉन है, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, इस तरह से BH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी अगर कोई ज्योमेट्री आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे बेटा? अरे यार ट्राइगोन दिख रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिड थोड़ी ना ऐसा होता है। ट्राइगोनल प्लेनर ये एक ऐसा प्लेन है जो ट्राइगोन की तरह दिख रहा है। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 120 डिग्री। ये तब होगा जब sp2 के तीनों ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब जरा देखो, ध्यान दो इधर। अब अगर मान लो एग्जांपल ऐसा लेते हैं जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है बट तीनों ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। sp2 होने का मतलब बस 3 मिलकर के 3 एक जैसे ऑर्बिटल बना दें। अब बॉन्ड तीनों बना रहे हैं या 2 बना रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि 2 बना रहे हो। तो जो एग्जांपल नंबर 2 है वो है SnCl2 का। टिन आप जानते हो कार्बन फैमिली में है और कार्बन फैमिली में जो भी एटम होता है उसके s में 2 और p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन फैमिली का मतलब यही हुआ ना। बोरॉन फैमिली में p में 1 है, कार्बन p में 2 होगा, नाइट्रोजन में p में 3 होगा। तो टिन कार्बन फैमिली का है तो s में 2 और p में 2 होगा। अब बताओ अगर मैं ग्राउंड स्टेट में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? s में 2 और px में 1 और py में 1 लिखूंगा। बोलो। और अगर एक्साइटेड करने की जरूरत पड़ेगी तब करूंगा। तो जरूरत पड़ेगी क्या? कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, एक्साइटेड नहीं करूंगा। चलो अब इन तीनों को मिलाता हूं मैं और इन तीनों को मिला के 3 ऑर्बिटल एक जैसा बनाता हूं, जैसे अभी तक मैंने बना के रखा था वैसा बनाता हूं। एक ऑर्बिटल मैंने ऐसे बना दिया, एक इधर एक इधर। अब क्या कर रहा हूं, एक ऑर्बिटल में जो sp2 के 3 ऑर्बिटल हैं उसमें एक में अनपेयर्ड रखता हूं, एक में अनपेयर्ड रखता हूं और एक में पेयर्ड रखता हूं, ये वाला। तो जिसमें पहले से ही पेयर्ड है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसमें अनपेयर्ड है वही बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड कौन बनाएगा? क्लोरीन इस अनपेयर्ड के साथ। तो क्लोरीन का मैं p ऑर्बिटल लाता हूं, क्लोरीन का ऐसे p ऑर्बिटल लाता हूं और ला करके यहां बॉन्ड बना देता हूं। क्लोरीन का p लाके बॉन्ड बनाता हूं। p क्यों ला रहा हूं बताओ? s क्यों नहीं ला रहा हूं? क्योंकि क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में होगा। क्यों p में होगा? क्योंकि वो p ब्लॉक का है ना। यहां पर हाइड्रोजन s ब्लॉक का था तो s में था तो s लाके मिलाते थे। जो जिस ब्लॉक का होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में होता है। अब बताओ मेरे को कि ये मॉलिक्यूल देखने में कैसा दिखेगा आपको? अगर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया जाए, यहां पर बोरॉन कर लें, यहां हाइड्रोजन, बोरॉन था क्या? 3
यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? बोलो बेटा, ये आपको दिख रहा है वी शेप, है ना? इसकी अगर शेप पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? वी शेप। और बताओ बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल समझने के लिए एक बेसिक बात ये समझो कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में रिपेल करते हैं। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में तो सेम चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन जो ज्यादा फ्री होगा वो ज्यादा रिपेल करेगा। ज्यादा फ्री मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाएगा वो फ्री है। लोन पेयर क्या होता है? बॉन्ड नहीं बना रहा है, और जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो गया, बॉन्ड बना रहा है। तो अब ज्यादा फ्री कौन है? लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर करता है ना? दो लोन पेयर आपस में ज्यादा रिपल्सन करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को उससे कम रिपल्सन करेगा, और सबसे कम रिपल्सन आपस में बॉन्ड पेयर करते हैं। फिर से सुनिए, देखिए ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको कर रहा है, जो फ्री होगा वो ज्यादा रिपेल करेगा। तो फाइनली क्या हुआ? ये ज्यादा रिपेल किया ना, और ये ज्यादा रिपेल किया, तो एंगल क्या हो जाएगा? कम। इट इज कॉल्ड एज वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। VSEPR, V मतलब वैलेंस, S मतलब शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ध्यान से फिर सुनिए, VSEPR थ्योरी कहता है कि जो वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, ये आउटर मोस्ट में है, आखिरी शेल में दें, जितने इलेक्ट्रॉन है उनके रिपल्सन की थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर को ज्यादा रिपल्सन करेगा। ये नीट में आया था लास्ट ईयर। लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को थोड़ा कम रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर को कम रिपेल करेगा, और बॉन्ड पेयर को बहुत कम रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज बॉन्डेड है तो फ्री नहीं है, तो रिपेल कम करेगा। आपका हाथ अगर हम बांध दें और बगल वाले को धक्का मारना हो थोड़ा, तो ये मुश्किल है, लेकिन फ्री है तो आप आराम से दोनों तो साइड कर सकते हैं, नहीं? तो लोन पेयर जो होंगे वो ज्यादा रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? कम। अब बॉन्ड एंगल अगर ये कम होगा तो बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी? पहले कितना था sp2 में? 120। अब कितना हो जाएगा? लेस देन 120। अब लेस देन 120 कितना होगा उसको निकालने का एक डी कॉन्सेप्ट है, वो आगे आपको हम समझाते हैं। बोलिए, पहला एग्जांपल समझ में आया आपको? अगर कोई पूछता है कि भाई कहीं पर sp2 हाइब्रिडेशन है तो क्या शेप होगा, तो आप पहले पूछोगे बॉन्ड कितना बनाना है। अगर 3 बॉन्ड बनाना है तब तो ट्राइगोनल होगा, लेकिन 2 ही बनाना है तो वी होगा, क्योंकि sp2 रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन जितना बॉन्ड बनाओगे उतना ही शेप दिखेगा ना। अब 3 बनाओगे तो ट्राइगोन दिखेगा, अब 2 बॉन्ड बनाओ तो इलेक्ट्रॉन का कोई शेप थोड़ी ना होता है, इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेगा, बॉन्ड का ही तो शेप होता है ना। तो इसलिए उसका शेप क्या हो जाएगा? वी शेप। समझ में आता है? नोट करो, आगे वाला एग्जाम्पल भी समझाते हैं। चलो देखते हैं। बताऊं, आगे बात करूं? बोलो, अगर मैं इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन पूछूंगा तो क्या बताओगे? इतना देर 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या बोलोगे? sp2। यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर भी। अब देखो एथिलीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ये 2 sp2 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये, यहां पर भी ये और ये हो गया। अब इसके बाद किसी भी एटम के पास अगर एक s और 2p हाइब्रिडाइज हुआ
तो कार्बन के पास P3 होता है, अगर आपको याद आ रहा हो। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखाए थे, S में 2, P में 1 इलेक्ट्रॉन और Py में 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक्साइटेड हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ले गया, है ना, तो इतना तो हाइब्रिडाइज हो गया, बस ये वाला P बच गया। पिछली बार जब sp किए थे 2 P बचाए थे, अब की बार एक ही P बच रहा है। अब ये देखो एक P बना लिया मैंने, एक P ये बना लिया। अब क्या करना है, अब करना हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ आके, ये बॉन्ड बना लिया यहाँ आके, ये बॉन्ड बना लिया यहाँ और ये बना लिया यहाँ, और ये जो दोनों ऑर्बिटल है आपस में पाई बॉन्ड बना लिए। अब अपने बॉन्ड की एनालिसिस करो जरा, बोलो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें बताओ sp2 और sp2 ने कौन सा बॉन्ड बनाया, दोनों के sp2 ने कौन सा बॉन्ड बनाया? अरे यार गंदी बात मत करो, सामने बॉन्ड दिख रहा है, केवल एक सिग्मा बना। पाई बॉन्ड कौन बनाता है? P और P लेटरली जो मिलता है, साफ साफ दिख रहा है sp2 एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, और इस बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड। कैसे पता? देखो ये जो न्यूक्लियस है, अगर उसके बीचों बीच आ जाए ये एक्सिस बॉन्ड तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, उसके ऊपर और नीचे मिलता हो तो उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं। तो sp2 और sp2 ने 1 सिग्मा बनाया। बोलो sp2 और s ने क्या बनाया? देख के बोलो, sp2 और s ने क्या बनाया? सिग्मा। कितने? 4। अब सही बोल रहे हो तुम लोग। p और p ने क्या बनाया? तो कितने टाइप के बॉन्ड हो गए? 3 टाइप के हो गए। एक पाई हो गया और ये दो तरह हो गए, सिग्मा भी 2 तरह हो गए। हो गया। अब अगर कोई पूछेगा इथीन मॉलिक्यूल का में सारे आटम एक प्लेन में है या नहीं है, है ना, तो जरा देखो एक प्लेन में है या नहीं, याद रखना है। ये देखो ये इथीन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये कार्बन से 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन से 3 बॉन्ड बने, ये सिग्मा है और पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड का प्लेन ये है तो पाई बॉन्ड का प्लेन उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये बोर्ड का प्लेन है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि देखो इसमें सारे एटम एक प्लेन में, याद रखना जब भी किसी एटम पर sp2 आ गया तो सारे एटम एक प्लेन में होंगे। sp2 का मतलब ही होता है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक प्लेन में होगा। sp का मतलब लीनियर, तो इसका मतलब sp2 कहीं भी आ गया तो कोई भी एटम प्लेन के बाहर नहीं जाएगा, कॉपी के प्लेन में रहेगा, बोर्ड के प्लेन में रहेगा। तो याद रखना कि इसमें सारे एटम, कितने एटम है? 3 ये और 3 ये, 6 एटम बोर्ड के प्लेन में रहेंगे। और जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा? वो सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? ऑल एटम्स आर क्या? ऑल एटम्स आर कोप्लेनर एंड पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू सिग्मा। पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू सिग्मा। एक मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल का नाम है एलीन, है ना, नाम पे मत जाओ, ठीक है। समझो इस मॉलिक्यूल में अगर ये H है, ऐसे कार्बन है और H है, ठीक है बेटा। मान लो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये H के बीच की डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस D2 है, और आपसे कोई पूछता है D1 और D2 में ज़्यादा बड़ा कौन होगा, है ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे वो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो पूरा बना के देखना पड़ेगा। और मैं आपको बोलूँगा कि विशेष करके ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, अच्छा वाला अटेंशन रखिएगा। मैं समझाने जा रहा हूँ, है ना। आप बोर्ड पर देखिए, इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, क्या होगा? इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या होगा? ठीक है। अगर sp2 है कार्बन के पास तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और 1 p बचेगा ना, 4 होते ना। अगर sp है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 p बचेगा। बोलो। अगर मैं sp2 कहता हूं तो इसका मतलब मुझे 3 ऐसे बनाने हैं, ओके। इसके पास भी sp2, इसके भी 3 बनाने हैं। बनाते समय ध्यान दिया करो मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे करो ताकि बॉन्ड बन जाए, फिर ऐसे बनाना है। कहीं भी sp2 है तो 1 p बचा होगा। तुम लेट क्यों हो गए बेटा इतना? 1 p बचा होगा, 1 p बचा होगा, ओके। अब आप देखो बीच में एक sp कार्बन है, इसके पास 2 sp है,
एक ये और एक ये, इसमें 2 p बचा होगा, है ना, 2 p बचा होगा। एक p का नाम मान लो py है तो एक p का नाम pz होगा। बोलो समझ में आता है? अब आपको पता है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। पहले हम लोग जो ऑर्बिटल हमारे पास है उसके बॉन्ड बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल एक बॉन्ड sp2 से बनाया, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया। जितने सिग्मा बॉन्ड बने उसकी एनालिसिस कर लेते हैं पहले। ये जो sp2 है और ये जो s है, इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया है 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। बोलो sp2 और इसने क्या बनाया? 4 सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो sp2 और जो sp है, इस कार्बन का भी sp और sp2 बॉन्ड बना रहा है। देखना ध्यान से, कितने बना रहा है? हाँ, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा वहां। इतना समझ में आता है बेटा? ये जो py और py है ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। कैसे? पाई बॉन्ड हमेशा, हाँ, पाई बॉन्ड हमेशा दो सेम एक्सिस वाले ऑर्बिटल बनाते हैं। py बनाएगा और pz pz बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि y z से पाई बॉन्ड बना ले, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, अगर हम मान लें py और py बना रहे हैं, मान लें कि ये बॉन्ड py और py बना रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड कितना हो गया? 1। बोलो अब बताओ ये पाई बॉन्ड कौन बनाया होगा? अगर ये pz है तो pzd भी बनाया होगा ना। यानी ये ऑर्बिटल y नहीं हो सकता, py से कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। तो पहले क्या करें, इसको हम यहाँ से मिटा दें, है ना, क्योंकि ये नहीं ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो क्या करें, पहले pz टाइप का बनाए इसको भी, ऐसे कुछ। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया है पैरेलली। जरा इमेजिन करो, ये बॉन्ड अगर बोर्ड के प्लेन में होगा तो pz वाला पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। जरा देखो इस पूरे मॉलिक्यूल को बड़े ध्यान से देखो, समझो मॉडल में, और इसके बाद जब ये पिक्चराइज हो जाए तो समझो कि एक बड़ा काम हो गया क्लास 12th का। ये देखो, मैं इसको निकाल देता हूँ पूरा, ठीक है? पहले से बना है तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, sp2 है, ये लीनियर दिख रहा है sp है, और यहाँ भी 3 है, sp2 है, ठीक है? अब मैं पाई बॉन्ड बनाता हूँ। मान लो कि इसका पाई बॉन्ड py और py मिलकर बना रहा है, और ये बोर्ड के प्लेन वाला एक्सिस है, प्लेन है। अगर ये बोर्ड के प्लेन वाला है तो उसमें अगर हम बनाते जाएं पाई बॉन्ड, इसको हमने छोटा पड़ रहा है, चलो। अब ये देखो, ये पाई बॉन्ड जब बनाते हैं तो ऊपर से भी मिलाते हैं, नीचे से भी मिलाते हैं, तब एक पाई बॉन्ड बनता है। जब कोई भी ऑर्बिटल ऊपर नीचे दोनों साइड से मिले, छोटा सा 2 एटम होगा एकदम पिद्दी भर का, है ना, इतना दूर दूर नहीं होगा, पास होगा, और जब पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो एकदम से ऐसे पाई बॉन्ड बन जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल तो बहुत छोटी चीज होती है भाई। अच्छा, अब क्या है, मैं कह रहा था कि अगर py ने ऐसे बॉन्ड बनाया तो अगला बॉन्ड pz ऐसे बनाएगा। तो मैं pz से बॉन्ड बनवाने जा रहा हूँ, ये वाला, इसके परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इसका बॉन्ड बनाता हूँ तो ये और ये ऐसे बॉन्ड बना लिए। अब इधर नीचे से भी ओवरलैप कर दें, और इधर से ये भी बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान से देखना, ये सिग्मा बॉन्ड कॉपी के प्लेन में, ये पाई बॉन्ड बाहर निकला है कॉपी से परपेंडिकुलर, ये सिग्मा बॉन्ड कॉपी के प्लेन में, ये कॉपी के प्लेन के बाहर। हो रहा है कि नहीं? बोलो, हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा हो रहा है, जरा ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा हो रहा है। देखो कैसा हो रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर यानी बोर्ड के प्लेन में, ये सिग्मा बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर यानी फिर से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अब बताओ, एक लड़का खड़ा है, दूसरा लेटा है, तीसरा खड़ा है, चौथा लेटा है, तो पहला और चौथा क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर ये बोर्ड के प्लेन में है, फिर ये परपेंडिकुलर, ये उसके परपेंडिकुलर, फिर ये उसके, तो पहला और चौथा क्या होगा? जरा बोर्ड पर ध्यान से देखने के बाद मॉडल पे देखो, उसको देखने के बाद देखो, बताओ ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन परपेंडिकुलर है कि नहीं? बोलिए, हैं? अब जरा सा आपसे क्या पूछा सर ने? बोला कि ये डिस्टेंस d1 है, ये d2 है, बताओ कौन बड़ा है? तो देखने में लग रहा था कि छोटा ये दूर है। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d1 है। बेटा ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d1 है
और यहां से यहां तक D2 ज्यादा कौन है? बराबर है। कहां ज्यादा है? यही तो है, बराबर है कि नहीं? तो इस मॉलिक्यूल में जो दिख रहा है वैसा मॉलिक्यूल नहीं। कैसा है? ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, ये H बाहर निकला है, ये H अंदर गया है। तो अगर ये बाहर गया और अंदर गया तो डिस्टेंस चाहे यहां से यहां लो चाहे पीछे जाओ, दोनों क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री में एक साइन बना दिया गया कि जब भी कोई बोर्ड के अंदर जाए ऐसे बना दो, मतलब प्लेन के पीछे जाए, प्लेन के बाहर जाए तो इसको ऐसे बना दो। इसको बेटा हम बोलते हैं वेज, इसको डैश। वेज का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, और डैश का मतलब अंदर जाना। अब बताओ दोनों की डिस्टेंस क्या हो गई? तो ये समझना, ये सब इतना डेप्थ में जाने के लिए अगर आपको ये सब बातें ढंग से नहीं पता है तो फिर एक इस तरह के क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी था। अब इस क्वेश्चन में कोई आंसर पूछेगा तो क्या बोलोगे? आता है समझ में? सही बताओ, मन से बोलो, समझ में आता है? अब एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद 2, 3 जो भी नंबर हो मुझे याद नहीं है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 जरा बताना। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा ले लूं, इससे ये समझ में आ जाएगा कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं आप। ये डिस्टेंस बेटा D1 है, ये D2 है, तो बताओ D1 D2 में ज्यादा बड़ा कौन? नहीं, अरे वही क्वेश्चन दोबारा देंगे क्या सर? कुछ तो सोचो। अब की बार पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। पहले कितने थे? 2। अंतर तो कुछ होगा ना क्वेश्चन में। आओ बनाना शुरू करो। ये सिग्मा बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर, ये पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर, ये पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर, फिर ये सिग्मा बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर, सिलसिला चलता रहेगा। और ये दोनों आपस में एक प्लेन में हो गए कि नहीं? अब मेरे दोनों हाथ एक प्लेन में हैं, दोनों हाथों को मैं ऐसे करूं और उसके बजाय मैं ऐसे करूं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी नहीं? बोलो बोलो, चेंज हो रही कि नहीं? या इसका मतलब अगर दोनों परपेंडिकुलर ऐसे है तब तो चाहे मैं इस हाथ को आगे बनाऊं चाहे मैं इस हाथ को ऐसे नीचे कर दूं, डिस्टेंस वही रहेगी। लेकिन अगर दोनों सेम प्लेन में हैं तो ऊपर से नीचे करूंगा, डिस्टेंस क्या होगी? बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी कि अब की बार D2 क्या हो गया? अब मान लो, देखो ध्यान से, अब IT ने कुछ भी सवाल दिया, नीट में कोई सवाल आया, बोर्ड में कोई सवाल आया, हम लोग को बस एक ही बात समझ के रखनी है। अगर अगली बार मैं 4 बॉन्ड करूंगा, 4 पाई बॉन्ड, तो ये वाला केस होगा। अरे भाई वो खड़ा था तो अगला वाला लेटा हुआ आएगा ना, तो परपेंडिकुलर हो गया ना। यानी कि जब जब इवन नंबर वाला केस आएगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, 4, 6, तो ये वाला होगा D1 = D2। जब जब ऑड नंबर वाला आएगा 3, 5, 3, 5, 7, 8, 9 इस तरह से कोई भी आ जाएगा, तब वो वाला केस होगा क्या? D2 इज ग्रेटर देन D1। बोलो समझ में आ गया? यानी अब इसके बाद क्वेश्चन बनाने का कुछ नया बचता ही नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद सब क्वेश्चन रिपीट होंगे, किसी चीज तो आएगी बार बार। आता समझ में? छाप लो। हाँ, कौन वाला है? देखो, ये सिग्मा इस पाई के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये सिग्मा इस पाई का होना चाहिए, ये और ये पैरेलल हो सकते हैं, बट जिस कार्बन पे सिग्मा बना वही कार्बन जो पाई बना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि दुनिया भर में जितने पाई हैं सिग्मा का हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। बस ये सिग्मा अपने पाई के, देखो इसका पाई ये है, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, और इस सिग्मा को इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। बाकी ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों क्या है, वो बात की बात हो गई। हाँ, ये पाई दो लगातार पाई एक प्लेन में नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो ये पाई PY ने बनाया होगा तो ये पाई PZ ने बनाया होगा। क्यों? क्योंकि एक एटम के पास एक ही PY होता है, एक ही PZ होता है, तो PY इधर बना लिया, इधर PZ बनाया होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया। आता समझ में? चलो चलो देखो बोर्ड पे देखो। अब बात करता हूं मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। आओ, जब एक s और 3p किसी भी एटम का मिले और मिलकर के 4 ऑर्बिटल बनाए, चारों एक जैसे, तो उसका नाम sp3 होता है। sp में क्या करते थे बोलो? 360 डिवाइड बाई 2 ना। sp2 में 360 बाई 3 और 360 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा? आधे लोग तो बोले ही नहीं, आधे क्या 90 लोग बोले ही नहीं। 360 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा? 90। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं sp3 के 4 ऑर्बिटल को रखना है तो मुझे किस पे रखना चाहिए? 90 पे। लेकिन इनगोल्ड ने कहा था कि 2 बॉन्ड के बीच का एंगल अगर 100 से ज्यादा रखते हो तो स्टेबल होगा। तो 100 से ज्यादा मतलब क्या? 90 तो नहीं रखना है। अब बताओ, अगर मैं 100 से ज्यादा रखता हूं
तो चारों को ऐसे रखना होगा कि एकदम सिमेट्रिकल हो जाए, एकदम इक्वल दिखे। 100 से ज्यादा और 120 रखा था मैंने sp2 में, तो 100 और 120 के बीच में रखना है। बताओ कौन सा नंबर आएगा? 110। 100 और 120 के बीच में क्या आता है? 110। अब 100 और 120 के बीच में 110 आ गया। देखो, ये देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये 90 डिग्री है। थोड़ा सा मैंने ऐसे बढ़ा दिया तो बेटा ये मैंने 110 पे रखा, ये भी रखा, ये भी रखा, ये भी रखा, ये भी रखा, ये सब अपने हाथ में था। अब जो ये बचेगा वही एंगल होगा, नहीं तो मेरे हाथ में नहीं है। तो जब मैंने इसको सबको 110 पे रखा तो ये वाला एंगल 111 आ रहा था, 11 आ रहा था। और सारे अगर सिमेट्रिकल होते तो अच्छा होता, इसलिए थोड़ा 0.5 डिग्री एंगल कम कर दिया ताकि बराबर हो जाए। तो जब इसको 109.5 पे रखे, इसको भी रखे, इसको भी रखे, इसको भी रखे, तो ये वाला भी 109.5 आ गया। इसलिए तय कर लिया गया कि sp3 के 4 ऑर्बिटल को कहाँ रखा जाएगा? 109.5 डिग्री पे रखें। बोलो समझ में आता है? आओ रखते हैं, जरा देखो बोर्ड पे इसको। बेटा देखो इसको, ये बोर्ड के प्लेन में अगर है तो ये दोनों बोर्ड के प्लेन के अब ये बोर्ड के प्लेन के बिलो होना चाहिए ना। sp3 के 4 ऑर्बिटल में ये बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन के अब ये भी, ये बिलो। ऐसा बनाओ, है तो सब बोर्ड में ही, ऐसा बनाओ कि दिखा लगे जैसे कि ये दोनों बाहर निकल गए और अंदर है। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान दो। अगर मैं मीथेन का एग्जाम्पल लूं और मीथेन के 4 बॉन्ड बनाऊं, ऐसे ही एक हाइड्रोजन को यहां लाके मिलाऊं, एक को यहां, एक को यहां, एक को यहां, तो ये देखने में मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। और इसको लाके ऐसे मिला दूं, ऐसा हो जाएगा। बोलो, ये दोनों बाहर, ये अंदर, ये बोर्ड के प्लेन में। अब इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? टेट्राहीड्रल। क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्लेन लग रहे हैं। हेड्रल का मतलब होता है कितने प्लेन से पैक है, हेड्रल मतलब घिरा हुआ। 4 प्लेन लग रहे हैं। देखो, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 3 एंड प्लेन नंबर 4। दैट्स व्हाई ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट? टेट्राहीड्रल। एंड बॉन्ड एंगल बेटा 109.5 डिग्री। बोलो, अब रुक जाओ थोड़ा, इधर बोर्ड पे देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो किसी के पास sp3 हाइब्रिडेशन है। सब लोग देखो, 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसने 3 ही बनाए। 4 बॉन्ड बनाने की बजाय उसने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। अब बताओ क्या टेट्राहेड्रल दिखेगा? कैसा दिखेगा बोलो? पिरामिड की तरह दिख रहा है यार, पिरामिड नहीं दिख रहा है। अगर 4 बॉन्ड की जगह 3 बनाए तो इसका शेप कैसा होगा? अच्छा चलो 2, बताओ कैसा दिखेगा? वी शेप। हाँ, लेकिन पहले जो वी था sp2 वाला वो ऐसे था एकदम, ये थोड़ा बेंट है ऐसे, है ना, तो इसको बेंट वी शेप बोलोगे। sp2 में 2 बॉन्ड पे जो था वो वी शेप था, और ये बेंट है या एंगुलर है, एंगल पे है ना। तो याद रखना कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन कहीं भी आ जाए और 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, ऐसे 4 एटम दिख रहे हैं, तब तो टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर वही 3 बॉन्ड दिख गए तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पिरामिडल। ऐसे बना दोगे, और ये जो पिरामिड है ट्राइगोन जैसा है ना, एक इधर मिला हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर 3 बॉन्ड बनता है, सॉरी 2 बॉन्ड बनता है वाटर, तो कैसा होता है ये? वी शेप, है ना, एंगुलर वी शेप, एंगुलर और बेंट वी शेप। सब लोग मेरे को बताओ, ये जो लोन पेयर है वो रिपेल करेगा तो एंगल कम होगा कि नहीं होगा? बेटा एक लोन पेयर से 2.5 डिग्री का एंगल यहां कम होता है, 2.5 डिग्री का। तो बताओ इसका एंगल इतना होता है, एक लोन पेयर ने रिपेल किया तो 2.5 डिग्री कम हो गया। कितना बचा बेटा? बहुत बढ़िया, बॉन्ड एंगल 107। यहां बोलो। अब 2 लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर ने 25 टू जा 5 डिग्री कम किया। यहाँ पे 2 लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, तो कितना हो गया? वो छूट, थोड़ा वी छूट गया था इसमें। हाँ, कितना बॉन्ड एंगल कह रहे हैं आप लोग? एक लोन पेयर ने 2.5, तो 2 लोन पेयर ने 5, तो 5 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 104 पॉइंट। याद हो गया?
sp3 में अगर 4 बॉन्ड बनता है टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड बनता है पिरामिडल बोलो या ट्राइगोनल पिरामिडल बोलो, और 2 बॉन्ड बनता है तो एंगुलर और बेंड वी शेप बोलोगे। जबकि sp2 में 2 बॉन्ड बनने पर वी शेप बोलते थे, वहां एंगुलर नहीं बोलते थे, बिकॉज वो एकदम ऐसे था वी, और ये वी थोड़ा ऐसे झुका हुआ है इसलिए एंगुलर बोल दिए। चल नोट कर लो फटाफट। तो नहीं समझ में आ रहा है? तुमको नहीं समझ में आ रहा है? क्या तुम समझ रही थी? उसको भी नहीं आया है, तुमको भी नहीं आया है? अच्छा ठीक है, कहां से आना बंद हुआ है? अच्छा बॉन्ड एंगल, बाकी ये समझ में आया है, बस यही बताना है ना। तुमको कहां समझ में आना बंद हुआ है? ये वाला समझ में आया है? ये भी आया 4 ऑर्बिटल कैसे बना? क्लास 10th में याद है ना, टेट्राहेड्रल पढ़ते थे, उसे समझ में आया है? अब 4 पेन दे दो, है तुम्हारे पास 4? चलो देखो, ये 4 बेटा ऐसे पेन पकड़ लो, मॉडल छोड़ो, ये है 4 पेन, ये 109.5 पे होते, लर्न कर लो, याद करने वाली बात है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल को देखा गया तो याद कर लेते हैं। sp3 जहां भी रहेगा ऐसे 4 होंगे। अब मान लो कोई एटम के पास sp3 4 बॉन्ड बनाता है तब ना टेट्राहेड्रल होगा। अब 4 की जगह 3 ही बनाते थे, ये बॉन्ड गायब हो गया। जहां बॉन्ड नहीं होगा वहां पे लोन पेयर होगा। अब सोचो किसी एटम को अगर ऐसा करना होगा तो 3 बॉन्ड बनाना और 1 लोन पेयर रखना है। इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 5। क्यों? क्योंकि 2 तो लोन पेयर में चला गया और 3 बॉन्ड बनाने में चले गए। इसलिए मैंने नाइट्रोजन चूज किया कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसलिए मैंने चूज किया। ठीक है, 3 बॉन्ड बना लिया मैंने। अब ये देखने में कैसा लग रहा है? पिरामिड की तरह। इतना समझ में आ गया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, रुक जाओ, मैंने पढ़ा है VSPR थियरी। यहाँ पे जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड को रिपेल करता है, ज्यादा रिपेल बॉन्ड को करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करता है लोन पेयर वाला। हाँ, लोन पेयर रिपेल करता है तो एंगल क्या हो जाएगा? कम। पहले एंगल कितना था? 109.5। एक लोन पेयर कितना कम करता है? 2.5। तो कम कर दिए, उसमें से माइनस कर दिए, कितना आया? 107 आया। समझ? जब हम बताते हैं तो आप लोग लिखने में लगे रहते हो, कोई बात नहीं, बट आप लोग की ऑनेस्टी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए आप जब भी बोलते हो नहीं समझ में आता मैं इरिटेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्टली बोलते हो कि मेरे को नहीं आया। टीचर का क्या काम है बेटा? हम 10 बार पढ़ाते रहते हैं, हमें क्या बुरा लगेगा? अब देखो 2 बॉन्ड है, एक और मैंने गायब कर दिया तो कैसा दिख रहा है? जस्ट लाइक वी, बट वी ऐसे होता है ना प्लेन में, ये बाहर निकला तो नाम करके बेंड वी शेप या एंगुलर वी शेप। अब लोन पेयर कितने हो गए उसके पास? 2, मतलब इलेक्ट्रॉन 4 है, लोन पेयर 2 है ना। अच्छा, मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रखने हैं और 2 बॉन्ड बनाना है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 बॉन्ड बनाने चले गए और 4 बच गए, इसलिए मैंने ऑक्सीजन लिया। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली में होता है। अब उसके बाद हमें बॉन्ड एंगल निकालना था, तो एक लोन पेयर कितना कम करता है? 2.5। तो 2 लोन पेयर कितना करेगा? 5 डिग्री। 2.5 टू जा 5 डिग्री माइनस कर देगा, किसमें? इसमें मैंने माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, लो तुम लोगों को नहीं, 1-2 बच्चों को और समझ में नहीं आया था तो मैंने सोचा कि सबको बता दे। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं ये कह दूंगा मेरे को नहीं समझ में आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। लेकिन टीचर्स इस बात को समझते हैं कहां पे दिक्कत हो रही है आपको। ये तो गायब कर सकते हैं ना, ये पिछले साल वाला था, ये तो मिटा देना। तो करे बात आगे। चल, लोन पेयर नहीं, वो डिपेंड करता है कि ये वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये वाला है, उस पर डिपेंड करता है। तब उतना हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। थोड़ा देर के बाद वहां जाएंगे, थोड़ा सिखाते हैं ना। एक ही बार इतना नहीं बताते कि बच्चा एकदम बोर हो जाए और बोले केमिस्ट्री ऐसे थोड़ा खतरनाक है, ऐसा ना बोले, है ना। उसको लगे नहीं केमिस्ट्री में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 घटा देना, 2.5 घटा देना, बस स्टेप वाइज बातें बोलते ताकि एक थोड़ा एब्जॉर्ब करे दिमाग। पता चला कि आपको ढेर सारा बात बता दी और आप उसी में परेशान हो गए। चलो आगे बात करूं, कर लूं बात। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। इस मॉलिक्यूल को देखो बेटा, 2 मेथिल को जोड़ दिए तो दोनों मेथिल में कौन सा हाइब्रिडेशन है? एस के बाद नहीं बोल रहे हो तुम लोग। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं?
चार तो sp3 बोलो ना यार, sp3 बोलो, है ना। अब दोनों के पास sp3 है, अगर दो sp3 ऐसे लाएं, ऐसे वाले, और बॉन्ड बनाएं, बोर्ड पे देखो बेटा, तुम लोग मेरे बताते समय मत लिखा करो प्लीज, हम मिटा के थोड़ा भाग जाते हैं। हाँ मतलब होता ना कि मिटा के भाग जाएंगे सर, जल्दी लिखो, आपको हम छोड़ देते हैं लिखने के लिए। अब ये देखो, ये sp3 हमने बना दिए, ठीक है, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बाहर है, ये अंदर है, ये सब ऐसे बोर्ड के प्लेन मिला दिए। क्या हो गया, इथेन मॉलिक्यूल बन गया। अब अगर कोई पूछता है इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये मेरे हाथ में है मॉडल, ठीक है, एक बार इधर देखो, उसको छोड़ इसको देखो, पहले चीजों को विजुलाइज करो फिर उसको मैच करो। हाँ अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे, बताओ क्या होगा, ये दोनों कार्बन आपस में sp3 ने बॉन्ड बनाया होगा। मैं लिखता हूं sp3 और sp3 ने एक सिग्मा बनाया, फिर ये सारे sp3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे। sp3 और s ने कितने सिग्मा बनाए, 6 बनाए। देखो फिर गौजिया, तुम देखती नहीं हो बताते समय, क्यों ऐसा करती हो, तुम सोचती हो कि हमें लिखने के कंपटीशन में फर्स्ट आना है, मेरे से पहले कोई ना लिख लेना। इधर देखो बोर्ड पे, अगर कोई पूछता है कि इथेन मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में होंगे, मैक्सिमम, तो देखो मैक्सिमम एक प्लेन में, मान लो ये प्लेन आप लेते हो, तो ये दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, ये दोनों कार्बन हो सकते हैं। अतुल मैं यहां समझा रहा हूं बेटा, वहां नहीं, यहां वाली बात तो वहां दिखती है क्या, दो हाइड्रोजन यहां पे हैं और दो कार्बन यहां पे हैं, तो कुल कितने हो गए, 4। अरे दो दो 4 ही होता है, सोच क्या रहे हो यार, आज हुआ क्या आप लोगों, दो कार्बन दो हाइड्रोजन, 4 एक प्लेन में, बाकी ये दोनों प्लेन के बाहर है, ये दोनों प्लेन के पीछे है, तो मैक्सिमम 4 एटम कोप्लेनर हो सकते हैं। और हाइड्रोजन की बात करें तो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, कार्बन, ये 2 कार्बन मिला के 4 हुआ था ना, तो मैक्सिमम 2 एटम्स कोप्लेनर होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन होंगे और 2 हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। तो अगर इसका स्ट्रक्चर 3D वाला बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। नोट करो आप, जैसे यहां 3D बनाए थे ना, एक बताए थे ना उस पीछे वाले में, अबव और बिलो, ये वाला जो होता है ना वेज, अबव डैश बिलो, मैं लिख देता हूं, ये बेटा वेज है ना, इसको बोलते हैं अबव डैश बिलो। अब थोड़ा अपनी कॉपी को अच्छे से रिवाइज करिए, बढ़िया देखिए कि जितना आपने पढ़ा sp sp2 sp3 में कहीं कोई पॉइंट डाउट है क्या, ताकि मैं पूछूं तो फटाफट सब लोग जवाब दें। ठीक है, अब सही हो गया तुम्हारा दर्द, अभी हो रहा है, जोर मत डालो, ठीक है। छोटा सा दिमाग है, मॉलिक्यूल टाइप का है ना। हाँ क्यों नहीं, जाओ पियो।
नोट कर लिया आप लोगों ने आराम से एक एक बार? हमारा दोस्त कहाँ निकेत? आज ट्यूसडे है, आज थर्सडे को तो नहीं जाता था। अच्छा पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, सोचा होगा पढ़ा हुआ पढ़ाएंगे ना, यहाँ सब हम नया पढ़ा देते हैं। उसको पता नहीं 10 बार ही पढ़ाएंगे तो नया लगेगा सब। करें आगे बात। चल ये था बेटा sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री और शेप, है ना। अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वाली बुक में, मतलब चैप्टर में, इसकी प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे थ्योरी लिखा मिलता है और उसमें टाइम पढ़ने में बहुत जाता है, तो हम आपको ऐसा पढ़ाते एकदम याद हो जाए आपको। बताओ तो, कोई पूछता है sp का शेप क्या होगा तो क्या बोलोगे? और sp2 में 3 बॉन्ड बनेगा तो क्या बोलोगे? और sp3 में अगर 4 बॉन्ड बनेगा तो क्या बोलोगे? और 3 बॉन्ड बनेगा तो? और sp3 में 2 बॉन्ड बनेगा तो? और sp2 में 2 बॉन्ड बनेगा तो? और sp, बस खत्म, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। फर्स्ट, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, साइज। चलो आओ सुनो, बताओ एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है और पी थोड़ा दूर, तो छोटे साइज का कौन होगा, एस होगा या पी, है ना। इसका मतलब किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का कैरेक्टर जितना बढ़ेगा वो उतना ही छोटा होगा और पी जितना बढ़ेगा वो बड़ा होगा। बोलो भाई, पी के आने से क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है। तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आता है समझ में? ये कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं सर, हम समझाते हैं। देखो पी, sp2 और sp3, इसमें कोई आपसे कहता है कि s कितना परसेंट है, तो ये कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं। 2 में 1 कितना होता है, 50-50। फिर देखो 2 में 1 कितना होता है, 50-50 ना। तो कोई पूछेगा इसमें s का परसेंटेज sp में कितना है, तो बोलोगे सर 50 है। p का कितना है, बोलोगे 50 है। लेकिन sp2 में कोई s का परसेंट पूछेगा तो क्या बोलोगे? अरे मजाक मत करो यार, 1/3। तो 1/3 कितना होता है, और ये कितना, और ये 4 में 1 है तो 1/4, वो तब आप तुम्हारा आंसर आएगा। ये कितना परसेंट हो गया? अब बताओ, P साइज में बड़ा होता है तो P बढ़ने से साइज बढ़ेगी। अब बताओ sp3 में P ज्यादा है ना, sp2 में P कम है ना, और sp में P और कम है, जबकि S ज्यादा किसमें है, इसमें। तो आपको बोला गया कि आप चाहे ये बोल लो कि S बढ़ने से घटता है, या ये बोल लो कि P के कैरेक्टर बढ़ने से बढ़ता है, कोई एक बोल लो, कंफ्यूज मत रहो। P बड़ा, जिसमें ज्यादा P होगा वो बड़ा होगा, सिंपल बात। तो बताओ ज्यादा P किसमें हो रहा है, sp3 में या sp2 में, sp में। तो बस ये साइज का ऑर्डर लगा दो, आया समझ। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद सेकंड पॉइंट है बॉन्ड लेंथ। कोई बताएगा मेरे को बॉन्ड लेंथ क्या होता है? 2 एटम के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस। अब 2 एटम अगर बड़ा बड़ा है तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बड़ा बड़ा होगा, 2 एटम छोटा छोटा है तो डिस्टेंस कम होगा।
बताओ, अगर कोई बॉन्ड sp3 और sp3 बना रहा है, बड़े बड़े ऑर्बिटल बना रहे हैं, कोई बॉन्ड sp2 और sp2 बना रहे हैं, कोई बॉन्ड sp और sp बना रहे हैं, तो बड़ा कौन होगा? होगा, यानी बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। चलेगा? तो बोलो कौन सा बड़ा होगा? हो जाएगा? अब देखो, मान लो इस तरह कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया है, कैसा वाला? ऐसा वाला। बात मत किया करो यार, तुम लोग बीच में बात बहुत करते रहते हो, इसलिए सब भूल जाते हो। समझ में बहुत बढ़िया आता है, बाद में गायब हो जाता है। देखो C और C में जो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है तीसरा नंबर, नंबरिंग कर रहे हैं 4। क्वेश्चन में इनकी नंबरिंग करके दे दिया है, बॉन्ड नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये, और पूछता है 1 2 3 4 5 में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा कि बॉन्ड किसने किसने बनाया है। जरा देखो यहाँ बॉन्ड किसने बनाया है? sp3। यहाँ कौन सा बॉन्ड? ये sp। यहाँ sp2 क्यों बोल रहे हो यार? 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, देखो ना, 2 सिग्मा ये और 1 हाइड्रोजन वाला है, 1 सिग्मा ये 2 हाइड्रोजन वाला है, sp2। अरे जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ sp2 होता है यार, जहाँ ट्रिपल होता है वहाँ sp होता है, जहाँ सिंगल होता है वहाँ sp3 होता है। ऐसे भी समझ में आ रहा है। अब आप देखो बॉन्ड नंबर 1 किसने बनाया? बॉन्ड नंबर 1 किसने बनाया? sp3 और sp ने मिलके बनाया। बॉन्ड नंबर 1 2 ऑर्बिटल मिलके बनाया, उनका नाम है sp3 और sp। बॉन्ड नंबर 2 किन्होंने बनाया? sp और sp ने मिलके बनाया। बॉन्ड नंबर 3 किसने बनाया? sp एंड sp3 ने फिर से। बॉन्ड नंबर 4 किसने बनाया? sp3 एंड sp2 ने बनाया, बनाया। और बॉन्ड नंबर 5 किसने बनाया? sp2 एंड। अब मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला कि जो ऑर्बिटल साइज में बड़ा होगा उसकी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, और बड़ा कौन होगा? इसमें p ज्यादा होगा। जरा देखो इसमें कितने p हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 4। तो आंसर में बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका आया? बोलो बोलो। 4। फोर्थ बॉन्ड सबसे बड़ा है। अब फोर्थ के बाद सोचना है, इसमें भी 4, इसमें भी और इसमें भी। चलो इस बात को समझने के लिए तीसरा पॉइंट छोड़ो, इधर बोर्ड पे देखो। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था, पिछले क्लास मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के को अट्रैक्ट करने की रिलेटिव टेंडेंसी। तुम बहुत खतरे में हो, कोई बात ध्यान से नहीं सुनते हो तुम, है ना? रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बताओ sp छोटा सा है ऐसा, sp2 कंपैरेटिवली बड़ा सा है, ओवल शेप होता है, बस मैं ऐसे साइज बना रहा हूं। sp3 और बड़ा सा है। बताओ इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन अट्रैक्ट करेगा? करेगा ये आसानी से करेगा, ये थोड़ा दूर है कम आसानी से करेगा, ये थोड़ा और दूर है कम। बोलो, यानी अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? sp देन sp2 देन। अगर दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ए और बी दोनों एटम में अगर डिफरेंस है तो पार्शियल चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। और दो एटम में कोई डिफरेंस नहीं है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, चार्ज ही नहीं आएगा। और जब दो एटम में चार्ज आता है तो अट्रैक्शन होने से लेंथ घट जाती है। अब जरा बताओ, यहां पर sp और sp3 है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं? यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4, p 4p आ रहे हैं, यहां भी 4p, यहां भी 4p और यहां भी 4p। अब बताओ यहां पर दोनों एटम सेम है, sp2 sp2 है और यहां sp3 sp है, तो छोटा होगा कि नहीं वाला? बोलो, डिफरेंट एटम अट्रैक्शन करेगा, साइज घट जाएगी, तो बड़ा कौन हुआ? कौन वाला? फोर्थ के बाद। ये दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, तो 1 = और सबसे छोटा कौन है? बोलो, समझ में आया? कितना कितना समझना पड़ा हम लोग को, तब जाकर रिजल्ट तक पहुंचे। क्वेश्चन एक था, उसमें क्या समझे? पहले साइज, फिर बॉन्ड लेंथ, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग 9th 10th में एक बात पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा यही करना अब
11th में कि ज्यादा बात सीखे फिर एक क्वेश्चन लगाए। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला लगातार चल रहा है ना, 13 को टेस्ट है और अब की बार किसी बहुत पहले खत्म हो गया कोर्स, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार कर लिए। किसी को भी ये नहीं बोलने का मौका चाहिए कि सर इस रीजन से मेरा नंबर अच्छा नहीं आया। बहुत पहले से पता है आपको, अभी 13 को आने में कम से कम 10 दिन है और 10 दिन में तो पीरियोडिक एक लाइन रट सकते हैं। तो बस आप थोड़ा कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन सॉल्व करके पूछ लीजिए। और अगर इस टेस्ट में नंबर आपके कम आते हैं, आप टेस्ट छोड़ देते हैं, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, है ना, आप अच्छा नहीं करना चाहते, अपने साथ आप अच्छा होते हुए देखना आपको पसंद नहीं है। चलो जरा एक क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ। कैलकुलेट परसेंटेज px कैरेक्टर इन sp, sp2 एंड sp3। इसमें कितना px होगा, इसमें कितना px होगा, इसमें कितना px होगा। ये क्वेश्चन देने के पीछे कुछ कारण है ताकि आपको कुछ सही एक बात समझाया जाए। P नहीं, px, P नहीं बताना है, px बताना है। P तो आपको निकलवाया ही था अभी मैंने, 50 और 33 और 25 हैं, ठीक है। ऐसे मत करो ना, मन से करो, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अच्छा लॉजिक लेके आते हैं आप क्लास में तो ये लगता है क्लास का एक अच्छा लेवल है ना। जब आप केवल एकदम एक्टिव नहीं होकर के ऐसे सुनते रहते तो लगता है कि क्लास में केवल कोर्स हम लोग अपना खत्म कर रहे हैं। थोड़ा सोच के करिए, गलत आंसर आया भले लेकिन अच्छे से करिए, मन लगा करिए। क्वेश्चन को अच्छे सोचने का माहौल मेंटेन रखना चाहिए हमेशा। बताओ बताओ बताओ। आप लोगों ने तो केमिस्ट्री लगाई नहीं, उसमें मैथ्स लगा दिया। पहले एसपी का परसेंट निकाला, उसको अपॉन 3 कर दिया, है ना। ऐसे थोड़ी ना जी, सर ने सवाल कुछ लॉजिक। ट्राई करो, कुछ सोचो, मतलब अरे नहीं आएगा तो सर तो बताएंगे ही, पता ही है। तुमको अपने से आएगा तो मजा आएगा कि हाँ मैं अच्छा सोचती हूँ। हाँ है, ये तो पहले ही आ गया था आंसर। ये तो sp2 में आ गया था, p में। तो px निकालने क्या मतलब है, तो p वाला ही हुआ ना आंसर। ये तो p वाले में भी यही आया था आंसर, तो उससे क्या मतलब, आंसर तो बदलेगा ना फिर। क्या पहला वाला है? ना एकदम गलत है। अच्छा एक मिनट ध्यान दो।
चलो देखो, मान लो इस क्लास में हम लोग 50 लोग हैं, ठीक है, मान लो 50 बच्चे हम लोग बैठे हुए हैं। 50 बच्चे में एक इस बच्चे का आयुषी का परसेंटेज निकालना है, आयुषी का परसेंटेज निकालना है। तो आयुषी का परसेंटेज कैसे निकलेगा? 1/50 × 100 एक बच्चे का निकलेगा ऐसे ही, बोलो। अब आयुषी की जगह पे कोई और है, उसका निकालना है, उसका भी कैसे निकलेगा? 1/50 × 100। इसका भी कैसे निकलेगा? मेरा भी ऐसे निकलेगा ना। अब मेरे को बताओ कि एसपी अगर आप बोलते हो एसपी, तो इसका मतलब क्या होता है? एक एस और 2 एक पी, ये होता है ना। अब बताओ वो पी कौन है? पीएक्स है, पक्का? पीवाई नहीं हो सकता है? पी तो पी है ना यार, ये थोड़ा ना कि एसपी में पीएक्स ही होता है। कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अरे पी होना चाहिए, कौन बोला कि जेड नहीं होगा? अरे जैसे एक्स एक्सिस वैसे वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो इसलिए ध्यान रखो, इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, और इसका मतलब जाने दो, मत बोलो, चुपचाप सुनो। एसपी का मतलब इनमें से कोई भी एक, एस के साथ एक पी मिलाना है। वो पी कौन सा है ये नहीं बोल सकते आप, पीएक्स भी बोल सकते हो, पीवाई भी, पीजेड भी। समझ में आ रहा है? अब अगर कोई कहता है बताओ परसेंटेज पीएक्स, तो इस वाले में तो 50 एस हुआ, 50 पीएक्स हुआ, हुआ। इस वाले में पीएक्स है ही नहीं, है ही नहीं ना। इस वाले में बोलो बोलो, हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एसपीएक्स में पीएक्स कितना होगा, तो 50 बोलोगे। एसपीवाई में कितना होगा, तो 0 बोलोगे। एसपीजेड में कितना होता है, 0 बोलोगे। लेकिन कोई पूछ दिया कि एसपी में कितना होगा, तो क्या बोलोगे? आइदर 50% और 0%। डिपेंड करता है कि एसपी में पीएक्स है या नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आइदर 50% और 0%। समझ में आया? हाँ सर, आंसर हुआ आइदर 50% और। अब अगला क्वेश्चन तो कर लो यार, करो करो। हाँ, sp2 में कौन कौन पी होगा, बोलो कौन कौन? कोई भी 2 पी, कोई भी 2 पी। अरे लेकिन क्या यार, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा तो लेकिन सर दर्द कर रहा है ना, क्यों जोर लगा रहे हो इतना? क्या उसमें? देखो इधर, बोलो, मत पूछो बाद में। देखो ये 3 है, 3 में एक पीएक्स है, कितना परसेंट हुआ? 1/3 × 100। इसमें पीएक्स कितना हुआ? इसमें पीएक्स कितना हुआ? तो आपसे क्वेश्चन में ये थोड़ा ना पूछा गया इसमें पीएक्स बताओ, आपसे पूछा गया इसमें बताओ। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तीनों में से कोई भी होता है। अब बोलो क्या आंसर लिखोगे? लिखोगे? चलो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बताओ sp3 में कितने पी होते हैं? 3 ना। और कैसे लिख सकते हो बताओ? हाँ, sp, x, py, pz के अलावा और क्या लिख सकते हो? अब 3 ही पी है तो ऑप्शन क्या बनता है यार? अब इसका मतलब इसमें आइदर वाला चक्कर नहीं होगा, एक ही स्ट्रक्चर ही है, और ये 1/4 है। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर मैं px को py कर दूं तभी वही आंसर आएगा, pz कर दूं तभी वही आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम p कहते हैं ना, उसकी जगह पे आप px, py, pz कोई भी ले सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आया था? एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट sp3? ऑप्शन ए px कैरेक्टर इज मोर, py इज मोर, pz इज मोर, और डी था ऑल हैव इक्वल कैरेक्टर। क्या आंसर लगाओगे? 25 25 25। समझ में आया? तो हर बात को अच्छे समझने के लिए पूरी बात डिटेल में आनी चाहिए, और वो तभी आएगा जब ध्यान से सुना जाए, है ना? नोट करो, क्योंकि मैं यहाँ जो अब क्या है, हाँ रटो मत, अभी दिमाग कमजोर है ना आज, तो कल ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है? हो गया? बात नहीं करना है। चलो मैं लाइन से पहले समझा देता हूं आपको, है ना, ताकि आपको सीनियर के सब समझ में नहीं आया, इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं।
पॉइंट नंबर 1 जो सीक्वेंस में लिखा उसी में समझाता, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखा कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। देखो जो बॉन्ड बनाया और जो लोन पेयर उसको अनबॉन्डेड कहते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाले और जो अनबॉन्डेड है, उन सबको मिला के होता है। मैंने अभी बोला था वी शेप होता है, ध्यान से मेरी बात सुन, वी शेप होता है। वी शेप में मैंने क्या किया था, लोन पेयर वाला गायब कर दिया था। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कोई पूछेगा तभी बोलोगे ट्राइगोनल, लेकिन शेप जो होता है वो क्या होता है, उसमें लोन पेयर गायब हो गया है तो केवल वी शेप हो गया। तो बोलोगे कि जो मॉलिक्यूल का शेप होता है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, सबको मिला के उसकी ज्योमेट्री को या शेप को डिफाइन करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपस में सब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेंगे। बॉन्ड वाला बॉन्ड वाले को करेगा, लोन पेयर वाला बॉन्ड पेयर को करेगा, लोन पेयर वाले लोन पेयर को करेंगे, आपस में सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो बॉन्ड वाला हो चाहे वो लोन पेयर वाला हो। पॉइंट नंबर 3, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन। ये देखो जैसे अगर ये लड़की इसको अगर ऐसे धक्का मार रही है तो अगर ये लड़ने के मूड में नहीं होगी तो खिसक जाएगी, स्पेस में वो पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी जिससे रिपल्सन कम हो। बोलो बोलो, इसको लगेगा मेरे पास बैठने से इसको लिखने में दिक्कत हो रही है इसलिए ऐसे कर रही है, तो थोड़ा जगह बना लेगी कि नहीं हम दूर हो जाते हैं, आराम से लिखो भाई तुम, यही होगा ना, बोलो। तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपेल करने पर बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ते हैं, तो स्पेस में ज्यादा पोजीशन, स्पेस में ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा कि उसका क्या हो जाए, रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए दोनों बॉन्ड या लोन पेयर स्पेस में न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ना, और जब न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 था ना, 3rd था, 4th, द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर। जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को एक स्फीयर मान लो, मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस। मान लो कि एक स्फीयर पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर है एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। जैसे एक गोला है, फुटबॉल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो कोशिश करो कि सब मैक्सिमम दूरी पे रहे। अब मान लो 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में मैक्सिमम दूरी होगी 120 120, 2 है तो 90 मैक्सिमम होगा, 4 है तो 109 मैक्सिमम होगा। तो एक स्फीयर पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करनी है इलेक्ट्रॉन पेयर को। आगे 5th, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। बोला गया ये वाला पॉइंट में बोला गया कि मल्टीपल बॉन्ड को हम जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए तो क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया। तो मल्टीपल बॉन्ड को हम ट्रीट करते हैं ऐसे, इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो मानेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। अगर एक सिंगल होता बॉन्ड तो क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 3 है तो क्या बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तो बोल रहा है और कुछ तो नहीं कह रहे। नेक्स्ट 6th, वेयर 2 और मोर रेजोनेंस वाला छोड़ दो, अभी आपने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ाएंगे। अब आखिरी में लिखा है द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। सबसे अधिक लोन पेयर करेगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर करेगा, और आखिरी में बॉन्ड पेयर को करेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो और मेरे को 5 पॉइंट सुनाओ। अरे अभी तो समझाया यार, सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा मैक्सिमम होगा तो उसको सुपर पेयर बोलोगे। और क्या, सुपरमैन देखे हो, सुपरमैन नहीं जानते, कार्टून देखा करो तुम, है ना, सुपरमैन नहीं जानते, ये जानते हो ना। तो ऐसे ही सुपर ऑक्टेट होता है, मतलब 8 से ज्यादा, ऐसे ही सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ट्रिपल बॉन्ड। चलो आगे बढ़ो। मैंने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स के रिजल्ट आपको लिखवाए थे, VSEPR3 लिखवाई थे ना, ये सारे इतने पॉइंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। बट ये है कि लिखना वही होता है फाइनली, जो हमने मोटे वाले में जो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर से डार्क करके लिखा है, मेन पॉइंट वही होता है। बट ये कि अगर VSEPR थ्योरी के पॉइंट्स की बात करें तो सारे पॉइंट्स आपको जानना चाहिए। एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में वही वाला पॉइंट आएगा 6th, लेकिन जानना चाहिए क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। चलो आपका टाइम तो करीब करीब हो गया है, 5:45 हो गया, तो आप इसको घर से लर्न करके आना है।
तो आगे हाइब्रिडेशन नेक्स्ट टर्न पे सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को कोवेलेंट बॉन्डिंग फिनिश कर देंगे।